हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ प्रशांत राज चौहान, पीसीसी डिवीजन रेजोनेंस। आज हम क्वांटम नंबर पे बात करेंगे, जो आपके 9th क्लास का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो चलिए आज बात करते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स बात करेंगे। क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके काफी काम का है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अब सबसे पहले हम बात करते कि मान लो बच्चों के किसी ने यूं बोला कि प्रशांत सर मुझे तो आपसे मिलना है। अब किसी को मुझसे मिलना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे घर पे आना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही कोई पहुंच जाता है, पर किसी को मेरे पास आने के लिए मेरा एड्रेस पता होना चाहिए। मेरा एड्रेस पता नहीं होगा तो कोई मेरे तक पहुंच नहीं सकता। तो सर बताओ एड्रेस क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, आपको किसी भी पर्सन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेट पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट पता होनी चाहिए सबसे पहले। अगर आपको उसकी स्टेट पता भी है तो फिर आपको उसकी सिटी पता होनी चाहिए, है ना। सिटी पता होनी चाहिए। अगर सिटी भी पता है तो फिर आपको उसकी लोकल स्ट्रीट पता होनी चाहिए, है ना, या एरिया। मान लो लोकल एरिया क्या है उसका, है ना। अगर लोकल एरिया पता भी है तो उसके बाद हमको उसका हाउस नंबर पता होना चाहिए कि भाई इसका हाउस नंबर क्या है। अगर हाउस नंबर मैंने पता कर भी लिया तो घर पे आने के बाद उस पर्सन का या जिससे आपको मिलना है उसका रूम नंबर या रूम कौन सा है ये पता होना चाहिए। जब हमें इस तरीके से एड्रेस पता होगा बच्चों तो हम आसानी से उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी या मुझसे आप आसानी से मिल सकते हो। एग्जैक्ट वे के अंदर ही हमारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट वे के अंदर ही हमारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं, या फिर बोलें तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बेसिकली क्या है। ठीक है, तो अगर हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन पे जाते हैं तो हमारे को क्या डिस्क्राइब करते हैं या क्या डेफिनेशन है? टू डिस्क्राइब द पोजीशन and energy of an electron in an atom, we required four numbers. These numbers are called quantum numbers. ठीक है, तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है हमको क्वांटम नंबर की? कि जो हमारे को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताए और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताए कि वो उसकी पोजीशन और उसकी एनर्जी कहां क्या है ना। और वो हम कैसे पता कर सकते हैं? इन चार क्वांटम नंबर्स के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को पर्टिकुलरली कहीं पे पहुंचने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपको एक फिक्स एड्रेस चाहिए। वैसे ही उस इलेक्ट्रॉन के मेन पोजीशन को जानने के लिए या उसके बारे में, उसके एड्रेस तक पहुंचने के लिए भी हमको उसकी पोजीशन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वही चीज हमारे को कौन प्रोवाइड करता है? क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि हमें इसमें लिखा हुआ है कि 4 क्वांटम नंबर्स है, करेक्ट। अगर यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर्स हैं तो देखो कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 4 quantum number. 4 quantum number. The first quantum number is principal quantum number. ओके बच्चों, सेकंड हमारा क्वांटम नंबर कौन सा है?
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो वो होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ हमारा जो क्वांटम नंबर होता है उसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। हमारे पास चार तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द सेकंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फोर्थ इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और सॉरी थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। हमारे पास जब ये चार तरीके के क्वांटम नंबर्स की हमारी सारी डिटेलिंग इस बार आज हम पढ़ने वाले हैं और इन चारों पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वांटम नंबर। तो हमारा पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारा जो है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो हमारा पहला जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहले एक बात, इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज represented by the symbol n। सबसे पहली बात जान लो बच्चों के, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सर किसने दिया था, अरे बोहर ने दिया था। किसने दिया था, बोहर ने दिया था, ठीक है। तो हमारा सिंबल हो गया उसका n, दूसरा दिया किसने है, बोहर ने दिया है, ठीक। तीसरी बात क्या है सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द, इसको गौर से देखना, नेम, साइज एंड एनर्जी, नेम, साइज, एनर्जी of the orbit through which an electron belong, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले चीजें क्लियर कर दी है, सिंबल एन होता है, किसने दिया था, बोहर ने दिया था। एक चीज और इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोल सकते हैं, इसमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, इसके अंदर आपको ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशंस मिलेगी सारी, ठीक है। एटम के ऑर्बिट की, एटम के ऑर्बिट की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिट की, सिंबल एन होता है, दिया बोहर ने है, और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको, नेम, साइज, एनर्जी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट तीन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, जैसा कि अपन ने बात कर ली कि भाई ये तो तीन चीजों की इंफॉर्मेशन दे देता है ऑर्बिट के, नेम की, साइज की, एनर्जी की, ओके। तो अब बात करते हैं इसमें, देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स में, कि सर आपने बोला पहला अक्षर क्या है, नेम। अच्छा, तो देखो बच्चों आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा है, मैं यहां साइड में बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये एक न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता है अच्छे से, और
ये अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर देखें एटम का, तो ऐसे ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये अलग अलग ऐसे ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। छोटी क्लासेस से बनाते हुए आ रहे हो आप ऐसा स्ट्रक्चर एटम का, है ना। तो देखो, हमें पता है कि ये ऑर्बिट्स हैं, है ना। ये क्या है? इसकी ऑर्बिट है। ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस में इतना तो पता ही होगा है बेसिक में कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इन ऑर्बिट्स में हम क्या फिल करते हैं? हम इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ये हमें पता है बेसिकली। ठीक, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इस ऑर्बिट की ही इंफॉर्मेशन है। अब जैसे अगर मैं इस एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक और ले लेते हैं, चलो ऑर्बिट। एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इस ऑर्बिट की बात करते हैं तो यहाँ कितनी ऑर्बिट है? देखो, हम यहां पे गिनते हैं कितनी ऑर्बिट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है। ठीक है, और यहां पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिट की देता है। तो यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि मेरा ये फर्स्ट ऑर्बिट यानी n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, ये सेकंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का ऑर्बिट है, ये फोर्थ नंबर का ऑर्बिट है। ऑब्वियस सी बात है, फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ओके, ठीक। एक चीज आप इसमें और ध्यान दें, आपको पता है होना चाहिए, नहीं पता है तो सुन लो। ऑर्बिट एनर्जी शेल, ठीक है, ये एक ही बात है। ऑर्बिट, एनर्जी शेल, है ना, ये सब एक ही बात है, ये एक ही नाम होते हैं। ठीक है, चाहे कोई शेल भी बोलता है इसको तो ये एक ही बात है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो यहां पे पहली चीज आ रही है नेम। तो देखो आप ऑर्बिट के इन n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, इसको आप अल्फाबेटिकली फॉर्म में भी नेम दे सकते हैं। क्या दे सकते हो कि यू कैन नेम ऑर्बिट बाय अल्फाबेटिक फॉर्म। अल्फाबेटिक फॉर्म में भी नाम दे सकते हैं, जैसे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इनका अल्फाबेटिकल नेम क्या दिया गया? K L M N। ठीक है, तो ये इन ऑर्बिट्स का अल्फाबेटिकल नेम भी है। ओके, एक छोटा सा रिवीजन फिर हम पेज चेंज करेंगे। क्या है? सिंबल एन है, दिया बोहर ने था। रिप्रेजेंट क्या क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम, नेम, साइज, एनर्जी किसकी? ऑर्बिट की, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लिख रखा है विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग। वी कैन नेम द ऑर्बिट बाय अल्फाबेटिकल फॉर्म। अगर एन की वैल्यू 1 है, यानी अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको मैं के शेल बोल सकता हूं। अगर ये दूसरा सेकंड नंबर का है तो के एल शेल, ये एम शेल, ये एन शेल। इज दैट क्लियर? ठीक, तो आप इस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। फिर हमारा सेकंड क्या था? साइज। ओके साहब, अगर साइज की बात करते हैं तो देखो, अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूं, इफ n वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ n इंक्रीज होता है, वैसे वैसे शेल्स की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीमेंट होती जाती है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला शेल है, ये मेरा पहला ऑर्बिट है। अगर मैं इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस r1 मानता हूं, ठीक है, फिर मैंने एक और शेल लिया लेट से। अब देखो
n की वैल्यू बढ़ गई, क्यों? इसकी n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल्स टू 1। अब इसकी n की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक, तो अब n की वैल्यू जब 2 हुई और अगर मैं उसका इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखूं तो ये R2 आ रहा है। ठीक, अगर मैं एक शेल और इंक्रीमेंट कर देता हूं इसके अंदर, ठीक है, एक शेल और इंक्रीमेंट कर देता हूं और ये लेता हूं, देखो, है ना, तो ये n इक्वल्स टू 3 है। अब यहाँ r की वैल्यू ये 3 है ना। इसकी रेडियस कौन सी है? थर्ड वाली, क्योंकि ये थर्ड शेल है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि देखो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि R1 इज स्मॉलर देन R2 और उससे भी स्मॉलर है R3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। मतलब जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतने ही मतलब जितना ज्यादा n की वैल्यू इंक्रीमेंटल होगी उतने ही ज्यादा शेल्स होंगे, और हर शेल जैसे जैसे इंक्रीमेंट पे आएगा तो उसका जो रेडियस है न्यूक्लियस से वो बढ़ता जाएगा। तो पहला कैलकुलेशन तो हमको ये मिलता है इससे। दूसरी चीज साइज की डिटेलिंग हो गई। अब बात करते हैं एनर्जी की डिटेलिंग पे। अगर एनर्जी की डिटेलिंग पे बात करें, अगेन इफ द n वैल्यू इंक्रीज्ड, अब देखो फिर मैं n की वैल्यू इंक्रीज्ड कर रहा हूं, अगर वापस में मेरी n की वैल्यू इंक्रीज्ड करता हूं तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा सर? तो देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। तो मैग्नीट्यूड भी एनर्जी का इंक्रीज्ड हो जाएगा। अब देखो कैसे, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो शेल्स होती हैं अलग अलग, ये जितनी भी शेल्स होती हैं ये सारे शेल्स लो टू हाई एनर्जी के फॉर्म में ही जमे हुए होते हैं, है ना। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट शेल है, जैसे सपोज इसका जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, इस थर्ड वाले की एनर्जी है E3, अगर एक और होता तो उसकी एनर्जी E4 एंड E5 अगला शेल होता। तो जैसे जैसे तो फर्स्ट वाले की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा E2 की, फिर उससे ज़्यादा E3 की, ये हमारे को अरेंजमेंट मिलता। अरेंजमेंट क्या था? E1 इज लेस, सबसे कम, E2 से, फिर सब उससे भी ज़्यादा किसका होगा? E3 का, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे ही E4 होता तो वो E3 E2 E1 से ज़्यादा होता, E5 होता तो वो E4 E3 E2 E1 सबसे ज्यादा होता है, ऐसे एंड सो ऑन चलता ही रहेगा ये। तो हमारे पास दो कैलकुलेशन सामने आए। पहला, अगर मैं n की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक, तो क्या होगा? डिस्टेंस यानी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। किसकी? देख लो, शेल की, है ना, डिस्टेंस ऑफ द शेल वो इंक्रीमेंटल आएगी। दूसरा, अगर n इंक्रीज करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, मैग्नीट्यूड एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे दो कैलकुलेशन सामने है। अब बात जब सर एनर्जी की हो ही रही है तो सर मैं एनर्जी निकालूंगा कैसे? चलो आपने मुझे बता दिया कि ये तो ऑर्बिट्स हैं पर इनकी तो एनर्जी अलग अलग होगी, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या है? पढ़ चुके हो पहले भी, E इज इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक है। हेयर Z क्या है आपका? ऑब्वियस सी बात है, सबने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर, और N क्या है यहाँ पे आपका? शेल नंबर ले लो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि साहब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हाँ, या फिर शेल नंबर है ना, जोन सी शेल का निकालना है तो वो, है ना। तो यहां से आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। सर मैं और क्या कैलकुलेट कर सकता हूं इसमें, और क्या कैलकुलेशन हो सकती है? तो बच्चों देखो, इससे आप एंगुलर मोमेंटम कैन
can also be calculated by using principal क्वांटम नंबर। ठीक, एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकल सकता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है सर हमारे पास कौन सा है बच्चों? mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, और आप जानते ही हैं यहाँ पे जो h है वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट है ना। तो इस फॉर्मूले से हम ये चीज भी निकाल सकते हैं। अब देखो, हमने नेम पता कर लिया, ठीक है, KLMN है ना, अल्फाबेटिकली फॉर्म में। एनर्जी का डिस्क्रिप्शन देख लिया है ना, n की वैल्यू इंक्रीमेंटल होती है तो शेल्स के डिस्टेंस का क्या रिजल्ट्स निकलता है वो देख लिया। एंगुलर मोमेंटम देख लिया। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम सिर्फ n नंबर से ही पता चल गई। अच्छा सर, एक एटम में कितने शेल्स हो सकते हैं, कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? तो फॉर द गिवन n, जो भी n गिवन है, ठीक है, फॉर द गिवन n कितना हो सकता है? फॉर द गिवन n the value of shells can be 1 to infinite। कितने भी नंबर्स ऑफ शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस एटम के अंदर जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसके एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उसी के हिसाब से ऑर्बिट सेट होती हैं, उतने ही हमारे पास ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट की न्यू नहीं है सीमा, कोई सीमा नहीं है कि हाँ भाई बस 5, 4, 5, 10 ऐसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन निकल के आई। ओके, ये हमारा पहला टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल L। L से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? पहली चीज हमारे पास आ गई कि सिंबल क्या है, यह है। किसने दिया था सर? सोमरफील्ड ने दिया था, गिवन बाय, ठीक है। किसने दिया था? सोमरफील्ड ने दिया था। हमारे पास दो चीजें आई। सर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो देखो, थर्ड थिंग, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमको सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। देखो बच्चों, एक यहाँ पे साइड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने मेरे घर तक या मेरे तक पहुंचने के लिए एक फॉर्मेट देखा था, स्टेट, सिटी, लोकल स्ट्रीट एरिया, हाउस नंबर, बेडरूम, ऐसे पहुंचे थे ना। वैसे ही हमारा एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हमारे पास किसी एटम में ऑर्बिट होता है, ठीक। ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स में भी क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये एक एड्रेस फॉर्मेट है जिसमें हमारे को इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। वैसे ही अब
जब हमारे बात करी थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो वहां पे हमने ऑर्बिट पे डिस्कस कर लिया। अब ऑर्बिट के अंदर जब हम चलते हैं तो ऑर्बिट के अंदर क्या मिलता है, सब शेल, और वो सब शेल की इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो अब इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एल सिंबल है इसका, ठीक है साहब। अब देखो, अगर मुझे किसी का एन पता है, ठीक है, इसकी वैल्यूएशन पे बात कर रहे हैं, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन, हम एल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एल विल बी 0 to n minus 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें इस बात का, 0 to n minus 1, ठीक है। अगर मुझे कोई n की वैल्यू दे रखी है ना, हम अगर मुझे कोई n की वैल्यू पता है, मतलब मुझे कोई ऑर्बिट यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का n पता है, तो मैं l की वैल्यू उसकी निकाल सकता हूं, किस फॉर्मेट से, 0 to n minus 1 से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल्स, तो उससे हमें पता चल जाएगा। पहला क्या है, जैसे अगर मान लो मेरा शेल है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अब मुझे इसके सब शेल पता करना है वैल्यू, तो मुझे पता है कि भाई 0 to n minus 1। अब देखो 0 to n minus 1 बोल रहा हूं इसलिए बहुत क्लियर हो जाओ इस चीज के लिए कि 0 तो आएगा ही, ठीक है, 0 तो आएगा ही, क्योंकि 0 2 बोला है ना। अब मुझे तो n-1 लिखा है यहाँ पे, तो n-1 में n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है साहब, कर देंगे पुट, क्या दिक्कत है। अगर मैं यहाँ फर्स्ट शेल की बात करूं, यहाँ n डालता हूं तो 1-1 कितना हो जाता है, n-1 1-1 डालता हूं तो कितना हो जाता है, 0। तो मतलब मेरे पास जब n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आई, 0। जब मैं n-2 करता हूं किसके लिए, जब 2-1 है तो 1 बचेगा। तो देखो n इक्वल टू 2 में l की वैल्यू एक 0 आई है और दूसरी 1 आई है, ठीक। जब मैं थर्ड के लिए करता हूं 3-1 करता हूं तो 2 आता है, ठीक है, तो बस ठीक है, फिर लिख दो 0 to 2, क्या बना 0 to 2, 0 1 2। जब मैं n इक्वल्स टू 4 करता हूं तो यानी n-1 कितना होगा, 4-1 विच इज 3, तो क्या बना 0 to 3 यानी 0 1 2 एंड 3। तो जब जब भी आपको n की वैल्यू पता होगी तो आप l की वैल्यू 0 to n-1 से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा हमारे को, कि देखो यहाँ पे आप वैल्यूज देख रहे हो, क्या देख रहे हो, 0 1 2 3, और हमने क्या बोला है कि भाई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमारे सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये 0 1 2 3 भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जी बिल्कुल, ये आपके बेसिकली बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो the value of L, the value of L represents the subshell, okay, represent the subshell। देखो अगर आपकी L की वैल्यू 0 आ गई, इट represent the S subshell, ओके बच्चों। अगर L की वैल्यू 0 है मतलब जो L इक्वल्स टू 0 हमें किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, S सबशेल को। अगर L की वैल्यू 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, P सबशेल को। अगर L की वैल्यू 2 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, D को, है ना, D सबशेल को। L की वैल्यू 3 है
तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ सब शेल को। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आता है। और मोर इंफॉर्मेशन हमारे को क्या मिलती है? हमारा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इसको हम सिर्फ एक ही नाम से नहीं जानते एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हम इसको और नाम से भी जानते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज एंगुलर, है ना, सेकंड इज सबसिडरी, ठीक है, और थर्ड इज सेकेंडरी। क्वांटम नंबर्स। ओके, अच्छा सर, यहां पे ये जो चार हैं एस पी डी एफ, क्या इनका कोई नाम है? बिल्कुल है बच्चों। एस का नाम है शार्प, पी का नाम है प्रिंसिपल, डी का नाम है डिफ्यूज्ड, और एफ का नाम है फंडामेंटल। ओके बेटा, फंडामेंटल। तो इसको क्या बोलते हैं? शार्प सबशेल, पी के लिए प्रिंसिपल सबशेल, डी के लिए डिफ्यूज सबशेल, एफ फॉर फंडामेंटल सबशेल। और ये हमारे तीनों नाम किसके हैं? ये हैं हमारे एल के डिफरेंट नेम्स, है ना, अलग अलग नाम जो हम इसके लिए यूज करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने कुछ वैल्यूज को देखा था, इसके लिए भी कुछ वैल्यूज कैलकुलेशंस देखते हैं। देखो सर, एक ऑर्बिट में कितने सबशेल होते हैं? क्या मेरे को अगर n की वैल्यू पता हो तो क्या मैं सबशेल फटाफट पता कर सकता हूं? करेक्ट, पता कर सकते हो। कैसे? सिंपल सी बात है, आपका नंबर ऑफ जो सबशेल होता है इन एनी शेल, या आप तो उसको ऐसे सिंपल वे में ही लिख लो कि नंबर ऑफ शेल जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी वे टू फाइंड आउट। समझ में आया? अगर मान लो मैंने n की वैल्यू 3 बोल दी तो समझ जाओ कि उसमें सबशेल भी कितने होंगे? 3 होंगे। अगर मैंने किसी में n की वैल्यू 4 बोल दी तो उसके सबशेल भी 4 ही होंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या होता है कि सर l की वैल्यू कितना मैक्सिमम हो सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l is always less than n। n से हमेशा बच्चों l की वैल्यू कम ही होगी, क्योंकि देखो अगर हम फॉर्मूले में बात करें, यहां पे देखो n-1 आ रहा है, करेक्ट है ना? तो देखो अगर मैंने n की वैल्यू 1 लिखी है तो l की वैल्यू 0 आ रही है ना, कम। 2, तो यहां कितना आ रहा है मैक्सिमम l? 1। 3, यहां मैक्सिमम l कितना आ रहा है? 2। 4, यहां l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है? 3। कभी भी आपके पास याद रखिएगा कि l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? तो n से तो कम ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये सारी डिटेलिंग आई है किस किस की? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अच्छा, और क्या हो सकती है इसकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन पे बेस पे? तो देखो आप इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो कि आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे उस बेस पे। ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, वो किससे निकलेगा? ट्वाइस 2l + 1 से। ठीक, अगर मान लो जैसे मैंने बोला l = 0 है, किसके लिए होता है? s सब शेल के लिए। तो s सब शेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूं? ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो देखो 2 l की वैल्यू कितनी है? 0 + 1 इम्प्लाइज, सॉल्व करा, 2 × 0 विच इज 0, 0 + 1
1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यानी मैं एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, ठीक। फिर बात करते हैं पी की। पी का एल कितना होता है? 1 होता है। तो फिर फॉर्मूले में डालो 2, एल की जगह 1 प्लस 1 एम्प्लाइज, सॉल्व करो 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा विच इज 6। यानी पी सब शेल जो होता है उसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल आउट कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगर मैं डी की बात करता हूं तो डी के लिए जो एल होता है मेरा वो कितना होता है? वो होता है 2, ठीक है। अगर फॉर्मूले डालेंगे अगेन 2, है ना, सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है, 2 इंटू 5, टू इंटू 5, है ना, कितना बन गया? 10, ठीक है। और अगर F की बात करते हैं तो L इज इक्वल्स टू होता है हमारा 3, है ना। आपने देखा ना कि L वो रहा, L इज इक्वल्स टू 3, F को रिप्रेजेंट करता है F सब शेल को, ट्वाइस 2 इंटू 3 प्लस 1 विच मीन्स 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 विच इज 14। तो देखो ये सब शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक चीज और, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ये, इसके अंदर भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, वो होता है 2n स्क्वायर से। 2n स्क्वायर से आप नंबर पता कर सकते हो यहाँ पे, है ना। लेट से अगर n की वैल्यू 1 है, पहला ऑर्बिट है ना, n इज इक्वल्स टू 1, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, n स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर विच इज 2, n इज इक्वल्स टू 2 है तो 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं बेटा हमारे थर्ड क्वांटम नंबर पे, जो कि हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी भी कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस बताऊंगा जिसमें आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहली बात, सर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय और इट्स सिंबल इज एम। एम से डिनोट करते हैं बेटा इसको, ठीक है। दूसरी बात, दिया किसने था? ज़ीमान ने दिया था, गिवन बाय ज़ीमान, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, सर किसकी इंफॉर्मेशन देता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो ये आपको ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। अब देखो बच्चों, अगर जब हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, हमें फिर से हमारे एड्रेस पे पहुंचना चाहिए क्या? आपको पहुंचना ही नहीं पहुंचना है, जैसे आपको मेरे तक पहुंचना है वैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल, है ना। स्टेट सिटी, सिटी से स्ट्रीट, पहुंचे ना हम। ऑर्बिटल अगला पार्ट यही है। तो एग्जैक्ट वे के अंदर ही हमारे पास यहां पे क्या आया है? ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन आई है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। हमें तो सर यही नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, पता करवा देते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ 3D स्पेस, इट इज द 3 डायमेंशनल, या 3D लिख लो आप,
और इजी पड़ेगा, ठीक है। फुल फॉर्म 3 डायमेंशनल है, तो 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, अब देखो ये होता है आपका ऑर्बिटल, है ना। क्या कह रहा है कि ऐसा 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, वो हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ठीक है। पर अराउंड द न्यूक्लियस, ये तो बहुत क्लियर रखना बात, क्या इट इज द स्पेस ऑफ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, कर लो इसको, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास ही, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर ही बात कर रहे हैं हम ये ऑर्बिटल्स की ना, ठीक है। तो अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। देखो सिंबल एम हो गया, जीमान ने दिया था, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑर्बिटल क्या होता है ये हमें पता चल गया, ठीक। अब अगर मान लो कि हमारे पास मुझे एल की वैल्यू पता है, ठीक है, तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एल, और एल मैंने आपको क्या बताया है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। चार आपको सबशेल्स बताए, तो उसमें एसपीडीएफ याद करो, ठीक है। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एम, इसको बहुत ढंग से देखना, द वैल्यू ऑफ एम इज -L थ्रू 0 to +L, इंपॉर्टेंट, ठीक है। -L थ्रू 0 to +L, ध्यान रखना, भूलना मत, थ्रू 0 भी लिखा हुआ है तो 0 भी आएगा। अब मैं इसको आपको करके बता रहा हूं, देखो लेट्स सपोज आपकी L की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब L आपका क्या था, बेसिकली सब शेल, है ना। अच्छा, और ये आपके लिए क्या है, M की वैल्यू, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, यानी ऑर्बिटल्स। अगर मान लो हमारे पास एक S सब शेल है, तो S का L जो होता है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो 0 होता है, तो उसके लिए क्या होगा, M की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि देखो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है -L से लेके +L, और 0 भी बीच में आएगा, लेकिन अब 0 ही है, तो 0 तो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए सिर्फ 0। अगर P की बात करते हैं, P सब शेल की, P सब शेल को L में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 लिखते हैं, तो देखो इसके ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, पहले तो नेगेटिव, L की वैल्यू नेगेटिव में, फिर थ्रू 0, ओके साहब, नेक्स्ट +L कितना है, 1। इज दैट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है SPD, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है सर। अगर L की वैल्यू 2 होती है तो हम क्या लिखेंगे, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। इज दैट क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं F के रिगार्डिंग, अगर बात करते हैं तो L की वैल्यू कितनी होती है, 3, है ना। तो देखो फिर लिखो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इज दैट क्लियर। तो देखो L की वैल्यू अगर पता है तो आप उसके ऑर्बिटल्स पता कर सकते हो थ्रू दिस। इज दैट क्लियर, ओके। आगे चलते हैं इसके अंदर। चलो सर, अब क्या, अगर मान लो मेरे को ये पता चल गया इसके अंदर, है ना, कि मेरे को n पता हो, है ना, और मुझे ऑर्बिटल्स पता करने हो, इफ n वैल्यू इज नोन,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आप उससे पता कर सकते हो n स्क्वायर फॉर्मूले से। लेट्स गो, अगर मैंने बोला कि n की वैल्यू 1 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 1 का स्क्वायर कर दो, आंसर 1 ही आएगा। n अगर मेरी 2 है यानी मेरी ऑर्बिट 2 है तो फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना। ये हमें क्लियर पता चल रहा है, ये हमें क्लियर पता चल रहा है। अगर हमारे पास L हो तो हम किससे पता करें, तो उसका फॉर्मूला है 2L + 1 से, 2L + 1 से, है ना। अगर L की वैल्यू देखो 0 है ना, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 2, 0 + 1, आंसर 1। और यही हमने पढ़ा है अभी, देखो L की वैल्यू 0 थी, ऑर्बिटल एक ही था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर L की वैल्यू 1 है तो 2, 1 + 1 विच इज 3 ऑर्बिटल, ठीक है। ये देखो 1, 2, 3 आया रिजल्ट निकल के। सेम वे, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमारी इंफॉर्मेशन है। अब सर देखो, हमारे अंदर जो SPDF होते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं बच्चों, उसके अलग अलग शेप्स भी होते हैं। जब हम S की बात करते हैं तो S में तो एक ही है ऑर्बिटल, ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसका शेप कैसा होता है, देखो 3D स्ट्रक्चर जब हम पढ़ाते हैं तो या देखते हैं तो ये हमें पता होता है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बट 3 डायमेंशनल में एक अंदर बाहर की भी होती है ना। वो जो अंदर बाहर की होती है वो हमारी z एक्सिस होती है, ठीक है। तो जो हमारा S वाला ऑर्बिटल होता है, इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप होता है, वो स्पेरिकल शेप होता है। जब हम P की बात करते हैं तो हमारे पास P सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं, ये रही इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जब हम P की बात करते हैं तो हमारे पास -1, 0 + 1 ये 3 वैल्यू निकल के आते हैं। इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, Px, Py, Pz, ठीक है। यानी S के लिए तो हमारे पास कोई था ही नहीं, तो हमने सिर्फ एक स्पेरिकल शेप बना लिया। पर अब हमारे पास P में 3 टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए। अगर 3 टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए तो देखो, पहला Px है, दूसरा Py है, Pz है। अब इसके शेप का जो नाम होता है वो डंबल शेप होता है, वो डंबल शेप होता है। ओके बेटा, अब डंबल शेप पे बात करते हैं कैसा बनता है। देखो शेप, जो एक्सेस है आप उस पे ही रहो, आराम से बन जाएगा। देखो ये मेरी x एक्सेस है, ये मेरी y एक्सेस है। अभी मैं z बना नहीं रहा हूं, मैं z डिफरेंट कलर से बनाऊंगा आपके लिए, ठीक। देखो x एक्सेस पे, तो x एक्सेस पे आपको ये ऐसे करके डंबल बना देना है। ओके बेटा जी। अब देखो ऑर्बिटल में हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो पार्ट हमने बनाया है ना डंबल का, ये जो मैं डॉटेड एरिया बना रहा हूं, ये जो डॉटेड पार्ट बता रहा हूं, ये जो डॉटेड पार्ट है, यहां पे ही इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। तो सर ऐसा होगा क्या कि हम वहां जाएंगे, अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन हमारा इंतजार करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ये आप समझो। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं और इसको यहाँ पे अभी थोड़ा सा रोकते हैं, पहले ये चीज समझो। सपोज आप मेरे घर पे आए हैं, ठीक है, तो हमने उसमें डेफिनेशन में भी जिस तरह से ऑर्बिटल की डेफिनेशन के अंदर हमने ये वर्ड यूज किया था कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है, संभावना, एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं है ना कि प्रशांत सर सिर्फ घर पे ही रहते हैं, नहीं, प्रशांत सर अपने जॉब पे भी जाते हैं, प्रशांत सर पढ़ाने जा रहे हैं, प्रशांत सर कुछ और काम के लिए भी जाते हैं। एग्जैक्ट सेम वे के अंदर ही मैं मेरे घर पे जिस तरीके से हर बार अवेलेबल नहीं होता पर जाता जरूर हूं, लौट को तो घर पे ही जाना पड़ेगा रात में,
है ना, पर मेरे बेडरूम में तो मैं जाऊंगा ही। वैसे ही कभी ना कभी इस एरिया के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, पर ये एक संभावना है, इसीलिए हम उसमें प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं कि कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा ही सही। तो ये हमारा p ऑर्बिटल में px का डायग्राम। फिर हमारा पी वाई के लिए बात करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे x था इसलिए x एक्सिस पे डंबल शेप बनाया गया है। अब यहाँ पे ये y है, ये z है। अच्छा, इसकी z वो बना दो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो ये अंदर बाहर वाली एक्सिस z थर्ड, ठीक है। अगली चीज हमारी क्या आ रही है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे डंबल शेप बना दो। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये लो। ठीक है, ये z एक्सिस हमारी। तो यहां पे हमारे पी वाई में इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है। पी जेड की बात करते हैं, ये पी जेड की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब पी जेड है तो बेटा देखो, आपको कौन सी एक्सिस यूज करनी है इस बार, जेड एक्सिस यूज करनी है ना। ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो आपको ये डंबल शेप ऐसे मिलेगा, करेक्ट। ये एक्स एक्सिस होगी, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई। इज दैट क्लियर। इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी किस एरिया में होगी, पी वाई पी जेड में, यहाँ पे इस जगह पे। ओके, तो ये हमारा एस ऑर्बिटल का शेप, ये हमारे पी ऑर्बिटल के शेप्स। और बात करते हैं और कौन से हमारे पास, फिर हमारे पास आता है डी, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 तरीके के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और फिफ्थ वन इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक एक के शेप पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डी एक्स वाई, देखो डी एक्स वाई लिखा हुआ है ना। अब बेटा ध्यान रखना, इन शेप्स के अंदर आपने एक्सेस को अंदर लिया था। जब आप डी की बात करोगे तो डी के अंदर आप अंदर नहीं लोगे, इसको बाहर से बनाओगे। ढंग से देखना थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ये एक्स के लिए मैं देखो ढंग से, ये x है, ये मेरी y है, x के लिए और ये y के लिए। ठीक है, इन शेप्स को हम नाम देते हैं डबल डंबल। ओके, इन शेप्स को हम क्या नाम देते हैं, डबल डंबल नाम देते हैं। फिर हम इस पे बात करते हैं अगला स्ट्रक्चर पे, अगले शेप पे। इसकी z एक्सिस बना देना, ठीक, डी वाई जेड। अब देखो कौन है एक्सिस पे, वाई जेड, सॉरी हाँ वाई जेड है। तो देखो ये मैंने y ले ली, ये मेरी z हो गई। अब मैंने x को थर्ड डायमेंशनल कंसीडर कर लिया, अंदर बाहर का। ओके बेटा, ठीक, ये मेरी x एक्सिस हो गई। ठीक, और कौन सी है हमारी नेक्स्ट ऑर्बिटल, क्या है हमारा zx। ओके, ये लो सर, ये z, ये x, ठीक। ठीक, और
थर्ड डायमेंशन बना दो, कौन सी रहेगी, y वाली। ओके, ये 3 के आ गए। फिर हमारी बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की। इस शेप की बात करते हैं। इसमें आपको याद रखना है जब भी स्क्वायर होता है तो आप इसको अंदर लेते हैं, किनको, इन लूप्स को या नॉब्स को। ठीक, देखो ये x वाली, ये y वाली। ये, और यहां से आप थर्ड डायमेंशन z बना दोगे। ओके, और लास्ट वाला जो हमारा है वो कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। अब देखो डी जेड स्क्वायर आते आते जब ऑर्बिटल आता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से डायग्राम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो हमने इसके लिए एक फंडामेंटल वे बना रखा है कि हम ये z एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये x हो गई, ये हमारी z हो गई, और ये हमारी y हो गई। हम स्क्वायर ले रहे हैं तो पहले हमने ये एक शेप दे दिया और इसके ऊपर एक स्पेरिकल बना देते हैं। ठीक है, स्पेरिकल हमारे को यही बता रहा है कि इस z स्क्वायर के अंदर की तरफ बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि हम उसको हर तरीके से बोर्ड पे तो शो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे ये एक स्पेरिकल को यही डिनोटेशन देके किया है। तो ये हमारे डी के ऑर्बिटल्स हैं। अब बात करते हैं अगर एफ की, तो देखो एफ का जो शेप्स होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम अभी क्लासेस में स्टडी नहीं करेंगे, सीनियर सेक्शन में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वांटम नंबर की, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे पहले तो सिंबल क्या होता है, एस, एस सिंबल होता है। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। अच्छा सर, दिया किसने था, गोल्ड स्मिथ ने। ठीक है, गोल्ड स्मिथ ने दिया था। स्पिन क्वांटम नंबर्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पिन के बारे में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन of electron about spin of electron around its axis। इसके एक्सेस पे अराउंड करता है जब कौन, इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी स्पिन की डिटेलिंग ये हमारे को देता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बड़ा सिंपल है। देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाफ वैल्यू से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसे हम माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी इसकी डिटेल हो गई। और क्या बात हो सकता है इसके अंदर, और ये बात हो सकती है कि देखो बच्चों, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर याद रखिएगा बेटा, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन की जो 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए बेटा। कैसी होनी चाहिए बच्चों, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो एक स्पिन क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज भरूंगा, तो ये मेथड सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन का तो दूसरा
एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी उसके अपोजिट का स्पिन होना चाहिए। अगर बच्चों आपने सेम स्पिन में भर दिया, गलत। अगर आपने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आपने जब भी आप इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएंगे तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या आती है, जो सेम स्पिन के होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम spin are called spin parallel and electron of opposite spin are called, क्या बोलेंगे उसको, spin paired। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कहते हैं। और अगर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्पिन पैरेलल बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ठीक है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ऑर्बिटल्स में है तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में भरना है। और अगर फिर और इलेक्ट्रॉन बने तब जाके इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में फिल करने हैं। सो ये आपके चारों क्वांटम नंबर्स कंप्लीट और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट। तो एक क्विक वे देख लेते हैं। क्वांटम नंबर डेफिनेशंस, 4 टाइप के क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सारी चीजें, डिटेलिंग, एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर स्टडिंग।